अब बच्चे ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें सबसे पहले अफ़गानिस्तान इशू। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ठहरा हुआ है ऑन द नेम ऑफ वार एंड टेरर, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान की वजह से पूरा ये जो एरिया है उसके अंदर बच्चे चाइना जो है वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, बट सारे रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी है जस्ट बिकॉज ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, अब अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉर्ड कंट्री है और अफ़गानिस्तान के लैंडलॉर्ड कंट्री और इसको यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर आने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़नी है, या फिर इसको यहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ तक पहुँचने के लिए इसे ईरान की ज़रूरत है। तो ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अफ़गानिस्तान में इंसर्जेंसी की वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट लेता है जो है वो रशिया भी लेता है यहाँ पे इंटरेस्ट, क्योंकि रशिया ऊपर से इन कंट्री से होता हुआ वो यहाँ पर इंडियन ओशन में आना चाहता है। सेम इसी तरह एक शॉर्ट टेस्ट ट्रैक पैदा किया है चाइना ने, यहाँ पे क्रिएट किया है ग्वादर पोर्ट के ज़रिए। तो अब रशिया भी यही चाहता है कि यहाँ पे मुझे शॉर्ट टेस्ट रूट मिल जाए। ठीक है, दूसरी तरफ जो है इस चीज़ को रशिया को और चाइना को कंटेन करने के लिए यूएसए चाहता है कि मेरी यहाँ पे प्रेजेंस रहे, और जब यूएसए की प्रेजेंस होती है तो इसराइल और इंडिया की ऑटोमेटिकली प्रेजेंस आ जाती है। तो बच्चे अफ़गानिस्तान जो इशू है वो इंस्टेबिलिटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि यहाँ इंस्टेबिलिटी होती है तो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर अगर इंस्टेबिलिटी रिमूव होती है, यहाँ पर पीस आता है, यहाँ पर जो है वो प्योर एक फेयर गवर्नमेंट आती है जिसका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तालिबान के साथ नहीं होता है, और तो उससे क्या हो जाता है, उससे पीस बिल्ड होता है और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ है सेक्टेरियन इशू। अगर ईरान चूँकि मेजॉरिटी शिया कंट्री है और पाकिस्तान मेजॉरिटी सुन्नी कंट्री है, दूसरी तरफ मेजॉरिटी सऊदी अरेबिया मेजॉरिटी जो है वो सुन्नी है ही सुन्नी कंट्रीज़। ठीक है, तो अब क्या होता है बच्चे कि हमने चूँकि यहाँ पर मदीना है, मुनव्वरा है, यहाँ पे हमने जाना होता है, हम मेजॉरिटी सुन्नी कंट्रीज़ हैं, तो चाहते हुए क्योंकि हमारी फ़ौज भी यहाँ पर है खाना काबा को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या है कि हमारे साथ सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, और ये चीज़ ईरान को अच्छी नहीं लगती कि ईरान को ये लगता है कि सऊदी अरेबिया की बैक पे है यूएसए, और यूएसए जो है वो और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो है वो ताल्लुकात अच्छे बनाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो ईरान के अंदर इंसर्जेंसी चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और न्यूक्लियर को लेकर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसकी बैक वो डायरेक्ट एनिमी है उसका यूएसए, और यूएसए दोस्त है सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान दोस्त है सऊदी अरेबिया का। तो इस वजह से फिर जो ईरान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब हो जाते हैं सेक्टेरियन की वजह से, और इस चीज़ का फ़ायदा यूएसए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इंडिया इसराइल डायरेक्टली इनडायरेक्टली उठाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट निकाल दिया जाए तो ये रीजन पीसफुल हो सकता है। उसके बाद है रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। ये पहले जो दो प्रॉब्लम है उनके साथ रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। मैंने आपको एक रीजन क्रिएट करके दिया है कि यहाँ पर SCO ECO जो है वो OIC और अपनी जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो बना के मुस्लिम 54 ममालिक जो हैं और उसका ये हब बन के ये एक्सटर्नल फोर्सेस को जो है वो बीट कर सकते हैं। तो इससे रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी अचीव की जा सकती है। फिर मिडल ईस्ट क्राइसिस है। आपको पता है बच्चे, मिडल ईस्ट क्राइसिस की अगर बेटा बात की जाए तो उसमें जो अमेरिका है, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट आपको पता है ईरान के अंदर है, इस वजह से कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्ड कर रहा है। ठीक है, ईरान के अंदर इसकी इस वजह से है। इराक़ के अंदर इंसर्जेंसीज हैं, यहाँ पे जो आपको पता है कि यहाँ पे इराक़ ने जो या कुवैत के साथ इसका अटैक हुआ था उसमें जो इसराइल और USA हैं उन्होंने मिलकर इराक़ को ख़त्म करने की कोशिश की। इराक़ के अंदर जो प्योर इस्लामिक लीडरशिप थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। फिर ऊपर सीरिया के अंदर दाइश की वजह से जो है की प्रेजेंस की वजह से जो अमेरिका है वो लगाता है एलिगेशंस कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हब हैं दाइश के, और दाइश को वो मारना चाहता है। और इस तरह से क्या है कि वो यहाँ पे इज़राइल के अंदर उसके अड्डे हैं, इज़राइल उसका बहुत अच्छा दोस्त है, बैक सीट ड्राइवर है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो ऊपर कंट्रीज़ है, लबनान है,
सीरिया है, उर्दन है, इनके साथ फिर ताल्लुकात, इधर से इजिप्ट है, तो ये ताल्लुकात जो है डेटरियोट हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर सऊदी अरेबिया के अंदर जो इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, चूँकि सऊदी अरेबिया हब है और एक मास्टर कंट्री है बाकी तमाम कंट्रीज़ का, और इसके अंदर जो अमेरिका है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट रखता है, तो इस वजह से जो है वो बाकी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है उनका एक दूसरे पर ट्रस्ट डेफिसिट होता है, ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। यमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ हाउजी इंसर्जेंट्स है जिनको हवा देता है जो ईरान इनको हवा देता है, क्योंकि वो एक शिया सेक्ट है, ठीक है, और उधर से जो सुन्नी ग्रुप है उसको सपोर्ट करता है यहाँ पर यमन के अंदर सऊदी अरेबिया, इधर से जो सुन्नी ग्रुप है उनको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया, और जो शिया ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर उनको सपोर्ट करता है ईरान, और यमन ओमान के अंदर भी सेम ऐसी कंट्रीज़ हैं, और इनका फ़ायदा उठाता है एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो, जिसकी वजह से जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है वो इंस्टेबिलिटी की वजह बन जाता है। तो अगर ये इन चीज़ों को सारे जो फैक्टर्स हैं इनको रिमूव कर दिया जाए तो बच्चे ना सिर्फ यहाँ पे हम फ़लस्तीनियन को डिफेंड कर सकते हैं इज़राइल से, बल्कि हमारा यहाँ पे खाना काबा, हमारा जो किबला है वो भी महफूज हो सकता है, यमनी जो लोग हैं वो भी महफूज हो सकते हैं, सीरिया जो है वो हर तरह के इंसर्जेंसी से पाक हो सकता है, इराक, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्ड हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग स्टेबल हो सकता है, इराक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इस वजह से जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है वो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में स्टेबिलिटी में भी और इंस्टेबिलिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद बच्चे क्या आ जाता है रोल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्सेस मैंने आपको बताई हैं कि एक तो मेन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इसमें इंडिया आ जाता है, यूएसए आ जाता है और इज़राइल आ जाता है, उसके बाद चाइना भी है और रशिया भी है, ठीक है। अब चाइना जो है वो हमेशा पीसफुल रिलेशंस चाहता है यहाँ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ और साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ। पाकिस्तान फॉल करता है साउथ एशियन कंट्री के साथ। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पर चौथे घर से आकर जो है वो अमेरिका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करे और अपनी जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर इस खित्ते में रखे और यहाँ पर इंसर्जेंसी जो इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करे। दूसरी, लेकिन वो यहाँ पर ना प्री प्रेजेंस रहे तो ये तो आपस में इनकी गठजोड़ हो जाएगी और वो तो फिर बीट कर लेंगे ना उनको, तो ऐसा वो हरगिज़ नहीं चाहता। दूसरी तरफ इंडिया है, इंडिया ताल्लुकात सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठा के चाबहार में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके बाद जो है वो और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर काउंसलेट और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। इसराइल जो है वो भी इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाता है और इसकी वजह से जो पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात हैं वो स्टेबल नहीं हो पाते। तो एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान चाहता है कि वो ईरान के साथ उसके, अब ईरान की गवर्नमेंट चेंज होने जा रही है, ठीक है, यानी पता नहीं अब वो जो खुमैनी है वो दोबारा इलेक्ट होते हैं या फिर नए जो प्रेसिडेंट आते हैं। जिस तरह से इसराइल के अंदर लीडरशिप चेंज हो गई है, उनका जो बेंजामिन नेतन्याहू है 2000 कब से लेके वो रूल कर रहा था वो उतर गया है। अब जो है नफ्ताली बेनेट अब यहाँ का आ गया है, जो क्या कहते हैं इनका प्राइम उसने मिनिस्टर आ गया, तकरीबन 15 साल रूल किया है। 15 साल रूल किया, बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसके बाद अभी नफ्ताली जी जी। बेनेट जो है वो आया है और वो जो है वो इस चीज़ के हक़ में नहीं था कि यहाँ पे एज ए सेपरेट इसराइल स्टेट कायम हो। तो इससे थोड़ा हमें होता है कि शायद उसके जो पॉलिसी है वो उतनी हार्श ना हो जितनी बेंजामिन नेतन्याहू की थी। और दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी ताल्लुकात कायम जो है होने जा रहे हैं, ईरान की लीडरशिप चेंज होने जा रही है। हो सकता है ख़ुमैनी रहे, क्योंकि ख़ुमैनी प्योर इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था ईरान को, वो इस्लामिक गवर्नमेंट कायम करना चाहता था, वो यहाँ पे इस्लामिक सोसाइटी कायम करना चाहता था, वो यहाँ पे इस्लामिक सिविलाइजेशन बनाना चाहता था, वो यहाँ पे इस्लामिक एम्पायर बनाना चाहता था। तो अब चूँकि जून इसी महीने में होने जा रहे हैं इलेक्शंस, सो के अब नई जो लीडरशिप आ रही है उसका क्या पॉलिसी होती है टुवर्ड्स पाकिस्तान, हो सकता है इससे हमारे जो ताल्लुकात हैं और तब तक अफ़गानिस्तान का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाए और यहाँ से जो है वो अपने गवर्नमेंट कोऑपरेटिव गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में पैदा हो जाए और उससे हमारा ये जो बॉर्डर है वो सिक्योर हो जाए और जो इंडिया की इन्फ्लुएंस है उसको हम यहाँ पे कम्बाट कर सकें, ठीक है।
तो ये एक होप है हमारे लिए अभी। फिर बॉर्डर इशू है। बॉर्डर इशू का ये है कि यहाँ पर चूँकि बलूचिस्तान है, अब बलूचिस्तान में क्या है बच्चे कि यहाँ पे इंडिया जो है वो अपने, हमने कुलभूषण यादव भी यहाँ पे पकड़ा। अभी रिसेंटली 2-3 दिन की बात पहले हमने एक और जासूस पकड़ा जो इंडिया का बच्चे है, जो कि ईरान से पेनिट्रेट किया गया था पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये कराची से, ओ शिट, वो भी रिमूव हो गया। ओके चले, कोई बात नहीं बच्चे। अच्छा, तो अब उसमें क्या है कि एक जो इसमें पकड़ा गया है, क्या जासूस पकड़ा गया है जो कि पेनिट्रेट करके आया था, रॉ का जासूस, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ। तो होता बच्चे ये है कि यहाँ पर रॉ जो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी है उसको इंडिया हवा देता है, और कहता क्या है, कहता ये है, और दूसरी तरफ जो इधर रीजन है ईरान के, वहाँ पर इंडिया अपने जो इंसर्जेंट्स भेजता है और यहाँ पे एक ब्लॉक पैदा करता है। जब यहाँ ब्लॉक पैदा करता है और उसका एलिगेशन किस पे लगाता है, उसका एलिगेशन पाकिस्तान पे लगाता है कि पाकिस्तान ईरान के अंदर टेररिस्ट को जो है वो पेनिट्रेट करता है, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान को ये अलमिया देता है कि ईरान की तरफ से तुम्हारी जो सरहद है, बॉर्डर के अंदर जो टेररिस्ट हैं वो पेनिट्रेट होके आते हैं। तो इस वजह से हमारा ये जो बॉर्डर है वो इनसिक्योर हो जाता है। तो क्या है बच्चे कि इस वजह से बॉर्डर इशू को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो अगर ये जो सारी चीज़ें ये मैंने आपको बताई हैं बच्चे, अगर उनको ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान ईरान जो है वो ना सिर्फ डिफेंस की फ़ील्ड में, इकॉनमी की फ़ील्ड में, इसमें बच्चे एनर्जी की फ़ील्ड में, क्योंकि ग्वादर पोर्ट एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और चाबहार अगर वो दोनों वर्किंग करें तो पाकिस्तान ना सिर्फ इकॉनमिकली, पाकिस्तान और ईरान इकॉनमिकली, बल्कि मिलिटरली पाकिस्तान जो है वो कल्चरली, पाकिस्तान सोशली, पॉलिटिकली, एनर्जी में, फील्ड में, वाटर में, और जितने भी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और इस रीजन को पीसफुल किया बनाया जा सकता है। और इसमें जितनी भी डेफिशिएंसीज़ हैं, जितने भी वो फॉल्स चल रहे हैं, सफरिंग चल रही हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है वो पाक अफ़गान ताल्लुकात जो हैं वो अब कमिंग इसमें डिपेंड कर रहे हैं ईरान की लीडरशिप के ऊपर, और अफ़गानिस्तान के जो इसमें एक गवर्नमेंट तैयार होने जा रही है, और यूएसए यहाँ से विड्रॉल कर रहा है। तो उसके बाद जो है ये दोनों होप मैं आपको इंशाल्लाह करंट अफेयर के अंदर अपडेट्स देती रहूँगी कि अब क्या है, और उसमें आप अपनी अपडेट्स पाक ईरान ताल्लुकात में करते रहिएगा। ठीक है, अच्छा ये थे बेटा हमारे पाक ईरान ताल्लुकात। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्यूटी है तो मेरे से पूछिए।